जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 4 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपी बीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, हम लोग जो है वो सेशन को अपना स्टार्ट करेंगे, बट मैं पहले आपको बता दूं कि ये है हमारे ज्ञान सर। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आप लोग के लिए जो है वो अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन करना है। आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओईआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के प्रॉपर करंट अफेयर प्लस यानी कि प्रॉपर कोर्सेज, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। करंट अफेयर तो हम लोग यहाँ पर वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्लस साथ ही साथ पेड कोर्सेज में आपको पीडीएफ जो है वो मिलती है, प्लस पूरा कंप्लीट, यानी कि अगर आप फोन करके बोलेंगे कि आपको यूपीपीसीएस का कोर्स चाहिए तो बिल्कुल सिलेक्शन तक का पूरा कोर्स, यानी कि सिलेबस में जो जो चीज यूपीपीसीएस के लिए है वो सब आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए जो है वो तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए फटाक से जो है वो सेशन को जो है वो करेंगे स्टार्ट। तो ये है आज के टॉपिक जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं। मैं आपके कमेंट जो है वो कल देखूंगा, आज नहीं, बट मैं एक स्टूडेंट का कमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। चलो कल ही बात करते हैं, कल वाले टॉपिक बात करते हैं। थोड़ा सा टाइमिंग का मेरे पास इशू है। ये सब टॉपिक्स हैं आज के जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। और सबसे पहले ये वाला टॉपिक, बट बिफोर दैट आप लोग पेन और पेपर लेकर अपने साथ जो है वो बैठिए। जो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से समझना है, फोकस करना है समझने के ऊपर टॉपिक को, और जहां पर जो चीज लिखवाऊंगा वो चीज बस नोट डाउन कर लेना। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट के बारे में। एक घटना जो है वो घटी है रशिया के अंदर, हम लोग को देखने को मिलता है। देखो ये लिख लो, ये कौन सा वॉल्केनो है, इसका नाम बड़ा ही अजीब सा इसका जो है वो नाम है। आपको पता है इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? क्ल्यूशेवस्की। स्कॉय जो लिखा हुआ है ना वो स्कॉय नहीं है, स्की बोलते हैं इसको, क्ल्यूशेवस्की। तो क्ल्यूशेवस्की जो है ये इसका प्रोनाउंसिएशन है क्ल्यू शेफ शेफ क्ल्यूशेवस्की, क्ल्यूशेवस्की। तो ये वॉल्केनो है, ये ज्वालामुखी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये अभी फटा है तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन आएगा क्ल्यूशेवस्की वॉल्केनो जो है वो कहाँ का है? तो ये रशिया का है। अब देखो यहाँ पर हिंदी में जो लिखा हुआ ना इन लोगों ने, तो ये गलत लिखा है। ये हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है ना, तो इसको इसको इंग्लिश में लिखना है। इसका प्रोनाउंसिएशन है क्ल्यूशेवस्की, क्ल्यूशेवस्की, स्कॉय नहीं है, स्की है। राइट, सिर्फ पढ़ना नहीं है भाई, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बट आप लोग के लिए नहीं उतना कुछ खास। वैसे ये प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करेंगे, आपको थोड़ा ना अंग्रेजी में कुछ महानतम चीजें हासिल करनी है। आपको सिर्फ इतना अंग्रेजी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए कि भाई आप किसी फॉरेनर के साथ जो है वो बातचीत कर सकें, और हिंदी की भी अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यही तो है सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो 30 जुलाई 2025 को दुनिया का सबसे ऊंचा और एक्टिव वॉल्केनो, तो ये दुनिया का लिख लेना, सबसे ऊंचा वॉल्केनो है दुनिया का और सबसे एक्टिव वॉल्केनो है क्ल्यूशेवस्की वॉल्केनो। ये रशिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है जो फट गया है। तो रशिया में है ये वॉल्केनो, याद रखिएगा। और 8.8 मैग्नीट्यूड के मैसिव अर्थक्वेक के बाद ये घटना हम लोग को देखने को मिली है। और हमने लास्ट लेक्चर में ये अर्थक्वेक के बारे में भी जो है वो डिस्कस किया था। ये लिखने की वैसे जरूरत नहीं है आपको। अब लावा जो निकला, जो वॉल्केनो फटता है तो उससे लावा निकलता है ना। तो ये वेस्टर्न स्लोप्स पर बहता हुआ देखा गया वॉल्केनो के, और बहुत यानी कि विस्फोट टाइप का एक्सप्लोजन जो है वो हम लोग को देखने को मिला, जिसको रशियन एकेडमी ऑफ साइंस ने जो है वो कंफर्मेशन भी दे दिया है ना। तो इसकी बस लोकेशन जो है वो थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये पेनिनसुला, ये अभी एक दो दिन पहले भी लिखवाया था ना मैंने आपको, कामचटक पेनिनसुला। राइट, तो ये पेनिनसुला भी याद करो आप। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने आपको इस पेनिनसुला के बारे में जो है वो लिखवाया था। याद आ रहा है किसी को? ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये पर्टिकुलर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिखो अभी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर लिखिए आप, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये बेसिकली जो हमारा पैसिफिक एरिया है ना ग्लोब में, तो वहां पर एक ऐसा पूरा एरिया आपको जो है वो दिखाई देगा सर्कल टाइप का। इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और ये वो एरिया है जहां पर काफी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और इन्हीं प्लेट्स के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो नजर आती हैं। इसलिए ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज आपको
पैसिफिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसकी मैप में एक बार लोकेशन जो है वो जरूर देखिएगा, गूगल में इसकी फोटो जो है वो एक बार जो है वो देख लीजिएगा, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया जो है वो लग जाएगा कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है। प्लस इसके बारे में आपको पढ़ना है, ये आपके जनरल स्टडीज में पढ़ाया जाता है, आपको रिवाइज तो करवा ही दिया जाए, अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा है और अगर आपका ज्योग्राफी फिनिश हो गया तो एक बार पूछ लेना भैया कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नहीं पढ़ा है, तो मांग लेना, क्योंकि जिम्मेदार आपको जो है वो बनना है अगर आप कहीं और से तैयारी कर रहे हो। बट अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हमारे कोर्सेज आपने ले रखे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। और जो भी कोर्सेज लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपने जो है वो कोर्सेज जो है वो परचेज कर लिए हैं। अब वॉल्केनो की हाइट जो है वो है 4750 मीटर की, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो जो है वो माना जाता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बट यस जहां पर आपने लिखा है ऊंचा वॉल्केनो है वहीं पर ये इसकी हाइट भी लिख दो 4750 मीटर की। ठीक है, बस यही चीज है, क्ल्यू शेफ्स की, राइट। तो ये चीज पहली बार इसका इरप्शन रिकॉर्ड किया गया था 1697 में। ये देखो पहली बार रिकॉर्ड किया गया था, ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती वो चीज मैं जो है आपको करवाता नहीं हूँ, लिखने के लिए बोलता नहीं हूँ। बट हाँ ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉल्केनोज ऑफ कैमचटका का भी पार्ट है, ये भी लिख लेना, यूनेस्को की भैया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये हिस्सा है, वॉल्केनोज ऑफ कैमचटका का ये पार्ट है, क्ल्यूशेव्स्की वॉल्केनो। और इस वॉल्केनो का इरप्शन मैंने आपको बताया 1697 से चालू हुआ, मतलब सेंचुरी से सोचिए आप, 1700 से अभी जो है वो 2025 चल रहा है, तो 1700 में ये पहली बार इसका इरप्शन देखने को मिला और इतने सालों से कंटिन्यूअस चल रहा है। और इसी वजह से ये ज्वालामुखी विज्ञान जो है जिसको वॉल्केनोलॉजी हम लोग बोलते हैं, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी है ये। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट जो है वो क्या हुआ, तो इसके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन के बाद सुनामी वार्निंग इशू की गई, राइट, जिसका इफेक्ट यूएसए, जापान, चिले तक देखने को मिला। इरप्शन के पहले से ही लावा क्रेटर में फिल हो रहा था, यानी कि जब ये फटा नहीं था उससे पहले ही ऊपर वाले हिस्से में जो है वो लावा आ चुका था, और साइंटिस्ट ने एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर किया और ऑनलाइन वीडियोस ने ग्लोइंग लावा फ्लो और ऐश बर्स्ट को जो है वो कैप्चर किया। तो काफी सारे इसके वीडियोस भी हैं, आप चाहे तो जो है वो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब वॉल्केनो फटता है तो ऊपर ऐशेस आ जाती हैं। अब जब ऐश पता है ऊपर तक जाती हैं तो ये एयरलाइन को जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है उसके आसपास के दूर दराज के एरियाज में, राइट, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट्स के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है नेविगेट करना उस दौरान जब ऐशेस जाती हैं, और फिर एयरक्राफ्ट को ये वो भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है ऑन एयर, है ना, तो वो सब चीजें। ठीक है, तो ये पेनिनसुला से रिलेटेड चलो कुछ फैक्ट्स मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। ये पेनिनसुला का नाम जरूर लिख लेना, इससे रिलेटेड 99% चांसेस है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पर्टिकुलर एरिया है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। टोटल यहाँ पर 300 से भी ज्यादा वॉल्केनोज है और 29 वॉल्केनोज जो है वो यहाँ पर एक्टिव आपको जो है वो नजर आएंगे। 300 से भी ज्यादा यहाँ पर वॉल्केनोज है और 29 एक्टिव वॉल्केनोज है इस क्षेत्र में, कामचटका पेनिनसुला लिख लेना। इसको लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम जो है वो ये इस नाम से भी जाना जाता है, आग के बर्फ की भूमि, आग और बर्फ की भूमि, सॉरी, लैंड ऑफ फायर एंड आइस, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर्स भी हैं नदर्न रीजन में होने के कारण, और वॉल्केनोज दोनों साथ साथ मिलते हैं, इसलिए इसको आइस भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि कामचटका को क्यों कहते हैं लैंड ऑफ फायर एंड आइस, यस, या लैंड ऑफ फायर एंड आइस जो है वो किस पेनिनसुला को कहा जाता है, ऐसे गोल घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे नोट्स रेडी रखो, राइट। और किस क्षेत्र में जो है ये पाया पाया जाता है बेसिकली, तो ये सब आर्टिक क्लाइमेट है, तुंद्रा क्लाइमेट है, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, बस तो ये एक नेचुरल इवेंट हम लोग को है वो देखने को मिला था, जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए, बाकी ये सब रिपीट हो गई, ये पूरी चीज अर्थक्वेक और सुनामी का इम्पैक्ट क्या था, तो वो सब आपको है वो ध्यान में रखने की उतनी कुछ खास आवश्यकता नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो लिखा है यूएसए के अंदर सुनामी की वेव्स रिकॉर्ड की गई 5.7 फीट, हवाई के अंदर, तो ये थोड़ा ना पूछते कितनी फीट कहाँ पर रिकॉर्ड की गई, राइट। क्या होता है कि चीजें कुछ होती हैं कि सिर्फ देखने वाली होती है और कुछ चीजें होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट काम की, तो मैं आपको यहाँ पर जो है वो चीज बताता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो यही तो मैं आपका थोड़ा टाइम भी बचाता हूँ, बट लोग बोलते हैं कि अरे यार सर आप की क्लास लंबी होती है, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मैं आपको चीजों को समझाने के लिए कई बार, यस मुझे पता है मैं कुछ स्टोरीज भी देता हूँ आपको, कुछ अलग से भी बात करता हूँ, राइट,
बट जो चीज काम की होती है बस वो चीज मैं आप तक जो है वो पहुंचाता हूँ। ये आपका टाइम बचना ही होता है, राइट। चलो आगे की बात करेंगे हम लोग। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में जो इंडिया की इकोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी दोनों को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। हमारी इकोलॉजी को, डैम, आप सोचो कि ब्रह्मपुत्र नदी, आप ऑलरेडी जो है वो जानती हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो एंटर होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया के अंदर कहां से एंटर होती है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आप। तो आपको पता है तिब्बत क्षेत्र से जो है वो फ्लो होती हुई जाती है वो, राइट। फिर इंडिया के अंदर जो है वो एंट्री जो है वो लेती है, फ्लो होती हुई फिर इंडिया के अंदर उससे एंट्री जो है वो ली, राइट। तो वो कहां पर है, तिब्बत क्षेत्र में, चाइना वाले क्षेत्र में, यस। तो उस क्षेत्र से आ रही है, वहां पर अगर चाइना अपने डैम्स बनाएगा और हमारी नदी के फ्लो को कम ज्यादा करेगा, अगर उसने एकदम से डैम खोल दिया तो नीचे वाले एरिया में पानी बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है, नुकसान हो सकता है, जान माल सबका नुकसान नुकसान हो सकता है, यस। हानि हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। उसने अगर डैम को या नदी के रिवर के फ्लो को जो है वो कम कर दिया डैम के गेट्स बंद करके, तो नीचे वाले एरियाज में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे वाले एरिया को पानी नहीं मिलेगा, और पानी सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जानते ही हैं। तो देखो, इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने एक प्रपोजल रखा है मेडॉग डैम पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है वो बन रहा है। लिखो पहला पॉइंट, मेडॉग डैम, ये जो लिखा है टाइटल, मेडॉग डैम, मेडॉग डैम डैश ब्रह्मपुत्र रिवर, डैश ब्रह्मपुत्र रिवर, यारलंग जैंगबो बोलते हैं ना इसको उस क्षेत्र में, यारलंग जैंगबो, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ठीक है। तो चाइना के तिब्बत के मेडॉग काउंटी में यारलंग जैंगबो नदी के ग्रेट बेंड पर एक बड़ा सा हाइड्रो पावर डैम बनाने की परमिशन दे दी है चाइना ने। तो इसका ये इशू है कि चाइना इस क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए मेडॉग डैम किसका है, पॉइंट नंबर 1 चाइना का है, लिख लो। दूसरा, ये डैम किस नदी पर बन रहा है, यारलंग जैंगबो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये कौन सा डैम है, तीसरा पॉइंट लिखो, हाइड्रो पावर डैम, मेगा हाइड्रो पावर डैम। ये तीन चीज आप लिखेंगे बस, ब्रैकेट में इसकी कैपेसिटी लिख लो, 60 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन सकता है ये, इतनी ह्यूज कैपेसिटी का है ये। इस प्रोजेक्ट को जो है वो चाइना के 14th 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था और अप्रूवल मिली 25 दिसंबर 2024 को। क्योंकि ये टॉपिक पहले भी जो है वो आ चुका है, आपने अगर इस टॉपिक का नाम सुना हो मेडॉग डैम का, और इस डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना भी काफी ज्यादा है। ये डैम बना है उस जगह पर जहां यारलंग जैंगबो नदी अचानक साउथ यूटर्न जो है वो लेती है। मैंने आपको बताया ना कि आपको भी पता है कि ये नदी आ रही है और फिर ये गोल घूम के तिब्बत वाले क्षेत्र से गोल घूम के हमारे इंडिया के अंदर एंटर लेती है। तो जहां पर ये टर्निंग ले रही है, ग्रेट बेंड जिसको बोलते हैं, टर्निंग ले रही है, वहां पर इस डैम को जो है वो बनाया गया। इंडिया में एंटर करके ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, यारलंग जैंगबो। यारलंग जैंगबो उसका तिब्बतन नाम है और इंडिया में जब आती है तब से अब इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। ये एरिया ऐसा एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, इस क्षेत्र में काफी अर्थक्वेक्स भी आते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। पहाड़ियां यहां पर काफी सारी है ना, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है यहां पर, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है यहां पर। इंडो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है ये प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुआ क्योंकि बॉर्डर के नजदीक में है। दूसरा, चाइना जो है वो नदी पर कंट्रोल अपना हासिल करेगा, तो भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है कि ये तो गलत है। वो अगर उसका नदी के फ्लो पर अगर उसका कंट्रोल हुआ तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वो नुकसानदायक है। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखी जाती है कि उसने अगर एकदम से पानी छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा, वहां पर जीव जंतु जो है वो मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, यस, ये चीज।
तो ये चीज यहाँ पर जो है वो देखी जा रही। कैपेसिटी मैंने आपको जो है ऑलरेडी बता दी, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये रिपीटेड, देखो ये पूरी चीज रिपीटेड वाली हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। और चाइना अगर नदी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो नीचे वाली जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, इनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं हर प्रकार की, समझे आप? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बड़ा ही ये मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में ये टेंशन क्रिएट करने वाला जोन है, पॉइंट है, या डैम है, या कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। ये डैम बिना डाउनस्ट्रीम कंट्री से कंसल्ट किए बनाया जा रहा है, यानी कि बिना इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, इन कंट्री से कंसल्ट ही नहीं किया और ये डैम जो है वो क्रिएट कर दिया, तो ये तो गलत है। आप यूनिलैटरल तरीके से ये चीज करोगे तो दिस इज रॉन्ग। यस, तो ये चीज, और चाइना जब चाहे तब पानी को स्टोर या रिलीज कर सकता है, जिसके कारण बाढ़ आ सकती है, सूखा हो सकता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का रीजन बन सकता है ये डैम। ये बड़ा इशू है, देखो लिखा है ना, चाइना जो है वो कंट्रोल कर रहा है ऊपर वाले क्षेत्र में। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ सुनना और समझना, इसलिए मैं आपको बताऊं, मेरी बातों पर सुना करो, मेरी बातों पर फोकस किया करो। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिख लेना, ये लिखो, चाइना, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये ऊपर 4 कंट्रीज दिख रही हैं आपको। चाइना, ये भी लिखना कंट्रीज के नाम, चाइना, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये 4 में से कोई भी 1997 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस का सिग्नेटरी नहीं है। इसका मतलब कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है पानी के शेयरिंग के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। अगर चाइना और इंडिया के बीच, इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है चाइना के इस डैम से, तो हम इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज को रख ही नहीं सकते इस बात को, क्योंकि हम रखेंगे तो हमसे बोला जाएगा भाई आप तो सिग्नेटरी नहीं हो, आपने साइन ही नहीं किया कि आप जो है वो इस प्रकार के इंटरनेशनल लेवल पर वाटर शेयरिंग के मुद्दे को जो है वो रिजॉल्व कर सको। आपको पता है हमने क्यों साइन नहीं किया? पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी, यस, हालांकि आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो ट्रीटी में भी हस्तक्षेप जो है वो करने वाली वर्ल्ड बैंक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको एक बार, इस फैक्ट को एक बार कंफर्म कर लेना, अभी लिख लो, इस फैक्ट को आप एक बार जो है वो कंफर्म करेंगे, ठीक है? तो उसने जो है वो आकर थोड़ा सा हस्तक्षेप जो है वो किया था, राइट, कि जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ये इश्यूज जो है वो ना हो, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है कि हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा जो है वो इंटरनल मुद्दा है भाई, और वो दोनों ही मिलकर सॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी आएगी तो फिर वो हमें बर्दाश्त नहीं होगी, राइट। स्पेशली हम ये जिक्र करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के केस में, आपने कई बार नोटिस किया होगा मीटिंग्स के दौरान ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने भी आपको बताया। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये चारों कंट्री लिख लेना, ये कभी कभी आ सकता है कि क्या भूटान, इंडिया, बांग्लादेश जो है वो क्या सिग्नेटरी है क्या 1997 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस, ठीक है। अब और भी बड़ी दिक्कत है, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही है, टेंशन जो है वो ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वाले क्षेत्र में ऑलरेडी चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, राइट। अब ये एक और नया सरदर्द जो है वो सामने आ गया है। बाकी इस डैम की वजह से ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आप जानते ही हैं, जिसका इफेक्ट होगा काफी सारी चीजों पर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है ना। ट्रांसपोर्टेशन पे, सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी कि जो नदी अपने साथ मलबा जो है वो लेकर आती है ना, काफी बार कंकड़, मिट्टी अपने साथ, फर्टाइल लैंड अपने साथ जो है वो लेकर आती है, फर्टाइल मिट्टी सॉरी, अपने साथ जो है वो लेकर आती है, तो वो नहीं आ पाएगी, तो वो भी एक अफेक्ट होगा। न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। आसाम और बांग्लादेश के लोग जो है वो ट्रेडिशनल फ्लड बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं, उनका उनका लाइवलीहुड, उनकी आजीविका रिस्क में चली जाएगी। और ये रीजन 1950 के आसाम तिब्बत अर्थक्वेक का एपिसेंटर था। ऐसे में डैम अगर टूट जाता है किसी अर्थक्वेक के कारण तो क्या होगा? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क भी जो है आ सकता है। बोलो आप, पढ़ा था ना ये टॉपिक अपन ने ग्लोफ का। तो 1950 में ऑलरेडी यहां पर जो है वो एक वो आ चुका है अर्थक्वेक, और फिर से अगर आ गया, डैम टूट गया, तो सोचो कितनी
तबाही मच सकती है। फिशिंग कैट्स जैसी प्रजातियां और भी काफी सारी पेड़ पौधे पक्षी फ्लोरा फौना सब जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं इस चीज के कारण। बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। मॉनसून के पाथवे को ऑल्टर तक कर सकता है ये डैम। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया रिटेलिएटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय इकोलॉजिकल कॉपरेशन प्रमोट करे, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी अभी। कि हम ऐसा ना करें कि हम खुद एक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, तो उससे बेटर है कि हम भाई उनसे बात करें इकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कि नहीं भाई आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करो। तो उसको ये चीज समझाएं हम लोग पहले बैठा के। फिर नहीं मानेगा तो उसके बाद पता ही है हम लोग को कि डैम के ऊपर एक बम फेंक देना है। ये लिखना नहीं है, ठीक है? वॉयलेंस वाली चीज लिखने वाली नहीं होती, वो करने वाली होती है। और ये चीज ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। लिखेंगे हम लोग सुविचार और करेंगे। अगर तुम गलत करोगे तो त्रिनेत्र खुलती है भाई फिर हमारी। पहले बहुत शांत है हम, भोले बाबा है ना, बहुत शांत। और जब गुस्सा आया तब तीसरी आंख खुलेगी भैया, और तीसरी आंख खुलेगी तो आपको पता है तांडव ही हो ना फिर। इंडिया भूटान बांग्लादेश के साथ मिलके ब्रह्मपुत्र रिवर कमीशन जैसा इंस्टीट्यूशन हम लोग क्रिएट करें। पहले तो हम लोग को, अब देखो ये इस डैम के कारण, मेडॉक डैम के कारण सभी कंट्रीज को दिक्कत है नीचे वाली। तो हम सभी कंट्रीज के साथ एक कमीशन क्रिएट कर लें, बना लें कि हाँ भाई चलो आओ तीनों, और तीनों मिलकर जब खड़े होंगे चाइना के सामने तो शायद चाइना जो है वो डील करे सही तरीके से। ये तो कभी कभी डर लगता है, दौलत यहीं पे बैठा रहता है और मेरी क्या वो चेयर जो है वो खराब हो गई है, ऑफिस चेयर। तो अभी मैं नॉर्मल ये चेयर में बैठा हूँ, तो कभी कभी आगे पीछे करने में डर लगता है कि इसको साले को लग ना जाए। यहीं पे चिपक के बैठा रहता है अपना दौलत, सोया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बस यही था गाइस, पूरा ओवरऑल टॉपिक और कुछ नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग करें कि भाई कल को अगर चाइना हरकत कर दे, एकदम से पानी छोड़ दे, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें। डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रिपरेशन करना जरूरी है। भूटान बांग्लादेश के साथ मिलकर हम लोग जो है वो इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो टारगेट करें, फोकस करें, है ना? बस यही चीजें हैं, उसमें और कुछ नहीं है। दैट्स इट। इसकी लोकेशन वगैरह ध्यान में रखनी है, डैम जो है वो किसका है वो ध्यान में रखना है, किस नदी के ऊपर है। ठीक है। स्मॉल कैट्स बिग गैप्स, तो ये बेसिकली एक हम लोग को देखने को मिल रहा है ऐसा टॉपिक है, बिग बिग गैप्स। स्मॉल कैट्स बिग 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 स्मॉल कैट्स बिग कैट्स होना चाहिए वैसे तो। बिग गैप्स क्यों लिखा है इन्होंने टाइटल? एनीवेज चलो। तो स्मॉल कैट्स के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे, जो टाइगर लैंडस्केप पे हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने 29 जुलाई 2025 को रिलीज करी, ग्लोबल टाइगर डे के दिन। तो लिख लो ग्लोबल टाइगर डे कब जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, 29 ऑफ जुलाई। पहले तो इतना ही लिख लो बस आप, 29 ऑफ जुलाई ग्लोबल टाइगर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लिया आपने। अब इस दिन एक रिपोर्ट जो है वो सामने आती है। इस रिपोर्ट का टाइटल था स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की। आई होप कि आप लोग ये पूरा नहीं लिखते होंगे, शॉर्ट फॉर्म ही लिखते होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCCC, है ना? तो इंडिया ने पहली बार पैन नेशनल साइंटिफिक असेसमेंट किया है 9 लेसर नोन स्मॉल वाइल्ड कैट स्पीसीज का, यानी कि और भी जो छोटी जो वाइल्ड कैट स्पीसीज होती है ना, तो उसका हमने असेसमेंट जो है वो किया है इसमें। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 और 2022 की जो डेटा था उसके आधार पर ये रिपोर्ट हमने लेकर आई है। तो सिर्फ टॉपिक को सुनो आप, उतना कुछ खास नहीं है। हम लोग जो है अलग अलग प्रकार की छोटी कैट्स जो हम लोग को देखने को मिलती है ना कि जंगल में पाई जाने वाली, ये वाला देख लो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां होती हैं, जैसे जंगली बिल्ली, है ना, जंगल कैट। ये 96,275 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई है ना? फिर रस्टी स्पॉटेड कैट है, लिपॉर्ड कैट है, तेंदुआ बिल्ली भी एक हम लोग को देखने को मिलती है, डेजर्ट कैट है, फिशिंग कैट है, क्लाउडेड लियोपॉर्ड एक हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? मार्बल्ड कैट है, एशियाटिक गोल्डन कैट है, कैरेकल कैरेकल भी एक हम लोग को देखने को मिलती है ना? ये डिटेक्ट ही नहीं हुई किसी भी एरिया में। कैरेकल, ये लिख सकते हो कैरेकल, इसको देखना ये कैसा दिखता है, कैरेकल।
कहीं भी नहीं देखा गया ये, बस एक वाला ये वाला पॉइंट देख लेना। बाकी अगर लिखना चाहो तो इनके नाम जो है वो लिख सकते हो, वैसे कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, तो बेसिकली इनको जो है फाइंड आउट जो है वो किया जा रहा है, इनको जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है इन कैट्स को, बस और कुछ नहीं है इसके लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक उतना कुछ खास नहीं है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे एक और इंडो यूएस कोलैबोरेशन निसार। अरे निसार मिशन तो पहले कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इंडिया और यूएसए के बीच में, नासा और इसरो के बीच में निसार मिशन है ना, तो आप जानते ही हो इंडो यूएस का मिशन पढ़ा है ना आपने, निसार मिशन अपन ने कुछ दिनों पहले भी डिस्कस किया, लिख लो भाई निसार। नासा और इसरो का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। अभी अभी ये टॉपिक रिपीट कर दिया लोगों ने शायद, अभी एक दो दिन पहले डिस्कस किया था ना हमने ये। श्री लिखना मत यार, ये अपन ने डिस्कस कर दिया है, श्री हरिकोटा से इसको उसने उड़ान भरी थी, याद करो 31 जुलाई को लॉन्च किया था, ये रिपीट हो गया टॉपिक, लिखो मत, रिपीट कर दिया हमने टॉपिक, लिखने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं पता वो फुल फॉर्म वगैरह बस लिख लो। ठीक है, अरे अर्थ आई था ना, याद करो हमने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली मॉनिटर करेगा ऊपर से, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर भी पूरी चीजें, क्या करेगा मॉनिटर करेगा, देखेगा भूकंप और वॉल्केनिक एक्टिविटी को, भूकंप के बाद जमीन जो है वो कितनी अपलिफ्ट हुई, कितनी धस गई, राइट, जंगल में बायोमास कितना है, डिफोरेस्टेशन कितना हो रहा है, देखो पूरा लिखा हुआ है, ये पूरी चीजों को जो है वो देखेगा, इसमें रडार्स वगैरह लगे हुए हैं एडवांस टाइप के, वेटलैंड कितना फैल रहा है कितना नहीं हो रहा है ना, ये सब कुछ मिलेगा ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार से, राइट, एल बैंड एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी है ना। इसमें पता है आपको एल बैंड जो है वो नासा का है और एस बैंड जो है वो इसरो का है, ये लिख लेना, इसमें दिया तो होगा वैसे इन लोगों ने, लिख लो आप फिर भी, एल बैंड जो है वो नासा का है और एस बैंड जो है वो इसरो का है, तो ये दो अलग अलग बैंड है जिसके थ्रू ये पूरी, ये पहली सैटेलाइट है जिसके अंदर एल बैंड एस बैंड दोनों ही है, और उसके थ्रू पूरी यानी कि धरती को जो है वो स्कैन करेगा ये, हर 12 दिन में ये सैटेलाइट पूरी दुनिया के सभी लोकेशंस को दोबारा ऑब्जर्वेशन करेगा, तो हर 12 दिन में घूमेगा ये, लिख लो हर 12 दिन, इन एवरी 12 डेज, हर 12 दिन में ये पूरी धरती का चक्कर लगाएगा। देखो बादल हो या अंधेरा हो कुछ भी हो ये पूरा स्कैन कर लेगा, अर्थ आई इसको जो है वो कहा जाता है। ठीक है, डे नाइट ऑल वेदर मैपिंग है, ऑर्बिट की एक्यूरेसी है, नासा ने भी बहुत सारी चीजें दी हैं, देखो जैसे मैंने आपको इस एल बैंड एस बैंड ही ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना एल बैंड जो है वो नासा का है और एस बैंड जो है वो इसरो का है, और भी काफी सारी चीजें हैं नासा ने, जैसे एल बैंड दिया है, जीपीएस रिसीवर है, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर दिया है, टेलीकॉम सिस्टम दिया है, डिप्लॉयबल बूम स्ट्रक्चर दिया है, इसरो ने एस बैंड रडार दिया है, स्पेसक्राफ्ट बस i3K दिया है, राइट, GSLV F-16 लॉन्चर दिया है, ये हमारा है, ठीक है, याद रखना जिससे लॉन्च हुआ ये चीज एक और याद रखना इसरो की, इससे लॉन्च हुआ ये है ना, स्पेसक्राफ्ट बस भी हमारी है। टेक्निकल चीजें देख रहे हो आप तो ज्यादा नासा की है, बाकी नॉन उतनी नॉन टेक्निकल चीजें जो है वो वैसे तो मेन तो काम GSLV का है भाई, वो हमने ही दिया है, बट फिर भी जो हाई एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस रिसीवर हुआ, तो वो सब जैसे सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर हुआ, टेलीकॉम सिस्टम हो, ये सब नासा दे रहा है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हाई है अभी, तो उस पर भी हम लोग को काम करना है कि हम लोग जो है वो इंडिविजुअल भी इस प्रकार के सिस्टम को जो है वो लॉन्च कर सकें, सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च कर सकें, बस दैट्स इट। निसार इंडिया और यूएसए का तगड़ा कोलैबोरेशन, ये सिर्फ निसार से रिलेटेड 200% है भाई, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखो लिखा ना हर 12 दिन के अंदर निसार जो है धरती के जो है वो चक्कर लगाएगा भाई और पूरी चीज स्कैन करेगा, दैट्स इट। इंडिया यूएस ट्रेड का कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया, वो तो होना ही था यार, ये ट्रम्प आएगा तो करेगा ही वो, कितने समय से मैं आपको बोल रहा था और आप देख ही रहे हो, ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चलाता है ये बंदा अपनी, जो मुझे अगर एटलीस्ट एक डेढ़ महीने से फॉलो कर रहे हैं तो आपको अब समझ में आने लगा होगा कि इंटरनेशनल किस तरीके से चीजें जो है वो काम करती हैं चलती हैं। 31 जुलाई 2025 को यूएस के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा, लिख लेना भैया, इंडिया से जो भी प्रोडक्ट यूएस से जाएंगे 25% उस पर टैरिफ लगेगा, साथ ही एक अनस्पेसिफाइड पेनाल्टी भी लगाई गई इंडिया के रशिया के साथ एनर्जी और मिलिट्री ट्रेड को कंटिन्यू करने के चलते, मतलब यूएसए बोल रहा है कि रशिया, वो तो पहले भी बोला था उसने S-400 के समय पे भी बोला था, ये इनके पंगे चलते रहते हैं तो ये फालतू में भाई अपने इंडिया को जो है वो थोड़ा सा टोचन देते रहता है। यूएसए स्मार्ट है ना, क्योंकि यूएसए प्रॉपर डिप्लोमेट मानता हूं मैं उसको, एक यूएसए दूसरा यूके,
ये दो लोगों को मैं प्रॉपर डिप्लोमेट मानता हूँ कि यार ये लोग हैं प्रॉपर डिप्लोमेट। बाकी लोग थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर देते हैं डिप्लोमेसी में, बट ये प्रॉपर है, कट्टर डिप्लोमेट है। और कट्टर डिप्लोमेट वो रहता है कि अपने दोस्त के साथ 5 दिन अच्छे से बात करेगा, छठे दिन गाली बगेगा, 7वें दिन मिलेगा नहीं, फिर 8वें दिन फिर नॉर्मल हो जाएगा। और यूएसए की हरकत ऐसी देखते होगे आप कि हफ्ते के 5 दिन अच्छा रहेगा, छठे दिन मुंह बना के बैठा रहेगा, 7वें दिन गायब हो जाएगा कि हमें बात नहीं करनी, फिर 8वें दिन फिर वापस आ जाएगा, मोदी हाउ आर यू। तो इंडिया से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% इंपोर्ट टैरिफ जो है वो लगाया जाएगा, ये इन्होंने कह दिया है। ये बस चीज ध्यान में रखिएगा। फरवरी 2025 से इंडिया यूएसए के बीच जो है वो नेगोशिएशन चल रहे थे, जिसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर डिस्कशन हो रहे थे, बट बातचीत के दौरान कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ। और यूएसए ने जो है वो अब टैरिफ लगा दिया है खुद से ही, और इससे दोनों देशों के बीच में ट्रेड का टेंशन जो है वो बढ़ जाएगा। और 25% इंपोर्ट जो ड्यूटी इंडियन प्रोडक्ट्स पर लगाई गई है, जो पहले 26% थी, सोचो आप, पर सस्पेंड जो है वो कर दी गई थी, अब दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर दी गई। मतलब पहले भी था, पहले 26% का टैरिफ था, ऐसा नहीं कि पहले टैरिफ नहीं था, पहले 26% का था, बट उसको हटा दिया गया था, फिर दोबारा से अब बोल रहे हैं 25% लगाएंगे। अब एक पेनाल्टी भी लगा रहे हैं लोग, ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, अब ये रशिया सैंक्शन एक्ट लेकर आएंगे अपनी पार्लियामेंट के अंदर 2025 का कानून, और ये उन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर देगा जो कंट्रीज रशिया के साथ डिफेंस और एनर्जी में ट्रेड करती हैं। तो अब इसको दिक्कत है। अब ये बताओ दिक्कत क्या है, यूएसए बोल रहा है कि हमसे सामान लो, रशिया से मत लो। ये तो हरकत कर रहा है ना, ये जानबूझ के। क्यों ले भाई तेरा थर्ड, हम तो लेंगे S-400, क्योंकि S-400 हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंडिया भी कट्टर है। हम भी मुस्कुरा रहे हैं कि कर ले, कितना करेगा। कल को तेरी चाइना के साथ थोड़ी बहुत भी बातचीत खराब होगी तो हमारे पास ही भगता हुआ आएगा कि चलो भैया चले यार, ये हमारे साथ गलत कर रहा है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब यूएसए चाहता है कि इंडिया अपने हाई टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करे। यूएस डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो मानता है उस चीज को, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी चाल है रशिया को बस वो करने की, टारगेट करने की। यूएसए चाहता है कि कोई भी कंट्री रशिया के साथ किसी प्रकार की डील मत करे, हमसे ही दोस्ती बना के रखे। अरे ये बड़ा जल कुकड़ा है यूएसए, सच बोलूं मैं आपको, बहुत बड़ा जल कुकड़ा है वो। अगर वो कुछ लोग होते हैं ना जो किसी को पसंद नहीं करते तो पसंद नहीं, मैं भी हूँ थोड़ा सा उस टाइप का, कि अगर एक बार किसी को पसंद नहीं, जिसको दोस्त बनाया उसको अच्छे से दोस्ती यारी निभाते हैं, बट जिसको अगर दूर कर दिया तो फिर उसकी शक्ल भी नहीं देखते हैं। तो वो वाली कहानी है बस। अब इंडिया बड़े चिल है, इंडिया इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की। इंडिया बड़ा चिल है, देखो इंडिया के रिस्पॉन्स देख लो आप। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे को जो है वो रिव्यू कर रही है। हम बोल रहे हैं कि देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यार, हमें पता है उसकी हरकत। वो बंदा ऐसा है कि वो 4 दिन जो है वो अच्छे से रहेगा, 5वें दिन मुंह फुला के बैठा रहेगा, 7वें दिन जो है वो हो सकता है गायब हो जाए, 8वें दिन आएगा हमारे पास ही। तो हम उसकी हरकतें जान चुके हैं, तो हम बड़े चिल हैं। हम बोलते हैं अरे हाँ, बात समझ रहे हैं, हम चीजें समझ रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट का है भाई, कि तुझे गुस्सा होना साले तू हो जा, तेरे रहने से ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है, हमें पता है कि हमें यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो तू जो नौटंकी कर रहा है तू कर, मैं तो अपना काम करूंगा या करूंगी। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आप लोगों का। अब इंडिया का भी यही ऑब्जेक्टिव है। इंडिया बोल रहा है कि भाई हम तो अपने आत्मनिर्भर भारत पर काम करेंगे, हम तो अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट पर काम करेंगे, हमें तो डेवलप होना है, हम तो जाएंगे इंटरनेशनल लेवल की पार्टीज पर। तुम दूर से खड़े होगे देखोगे तो तुम्हें मुस्कुरा देंगे, तुम आ जाना हमारे पास। मना हम किसी को नहीं करेंगे, जब तक हमारे हित की बात हो रही है, हमारे इंटरेस्ट की बात हो रही है, यू आर वेलकम। और जहां तुम हमारे इंटरेस्ट को छेड़ते हो तो हम वो चापलूसी नहीं करते भैया, हम तुम्हें सबसे पहले बोलेंगे गेट आउट। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। ये बहुत हल्की चीज, आप देख लेना 2-3 महीने के बाद आपको एक और न्यूज जो है वो नजर आएगी कि ये सब चीजें रिलैक्स हो गई हैं। क्योंकि अभी देखो अब अपने स्ट्रेटेजी जो है वो खेलना शुरू कर देंगे। हम ऐसी स्ट्रेटेजी खेलेंगे कि चाइना जो है वो यूएसए को टेंशन देगा, या रशिया जो है वो यूएसए को टेंशन देगा, तो यूएसए भगता हुआ हमारे पास आ जाएगा कि अरे भाई तुम बुरा मान गए यार उस बात पे, मेरा कहने का मतलब वो थोड़ी ना था। ऐसा बोलेंगे अंकल सैम। बड़ा इंटरेस्टिंग है इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप कायदे में पढ़ो उसको तो। अब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का टॉपिक, आप लोग वीडियो को पॉज करो, पढ़ो इस क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखकर बताओ। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका वो है एक्सप्लेनेशन।
बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 लिख लेना भैया, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025। पहला पॉइंट, सब्सटेंशियल जो इंटरेस्ट है वो 5 लाख से 2 करोड़ जो है वो कर दिया गया है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 5 लाख टू 2 करोड़। अंडरलाइन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पर्याप्त ब्याज, अंडरलाइन टास्क, आज इसको आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पढ़ के आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है। इसको 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया, 5 लाख से 2 करोड़ कर दिया। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अनक्लेम्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। ये क्या होता है इसका मतलब, कोई बैंक अकाउंट जिसके अंदर पड़ा है पैसा, उससे कोई निकाल ही नहीं रहा क्योंकि उसका शायद अकाउंट होल्डर मर चुका है, उसका कोई नॉमिनेशन नहीं है, नॉमिनी नहीं है, तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये ट्रांसफर जो है वो कर दिए जाएंगे आईईपीएफ को, और ये कंपनीज एक्ट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें बताई जा रही हैं। आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, यानी कि दूसरी चीजों के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, कानून जो है वो रिप्लेस कर रहा है एवरी फ्राइडे रिपोर्टिंग को फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली टाइमलाइंस में, जिससे कि वीकली रिपोर्टिंग जो है वो अब मैंडेटरी नहीं होगी। लोग जो है 15 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में जो है वो बैंक जो है वो इन सब डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट अपने कर सके। ठीक है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड वाला पॉइंट, 2 पॉइंट सही है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आप बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है वैसे ये, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। ये मेंस का जो है वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। चलो बस आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये इन नंबर पर कांटेक्ट कर लो, कोर्सेज ज्वाइन करो, मन लगा के अपनी तैयारी करो। कल मैं आपके कमेंट्स के जो है वो जवाब दूंगा। चलिए, जय हिंद, जय श्री महाकाल।